तो दोस्तों, कोरोना के चलते एक बार फिर आपसे हूबहू होने का मौका मिला है। दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में मैंने जनरल इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर राइट्स, एंट्री डोर ऑफ जस्टिस, हिंदू मैरिज एक्ट और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आपसे बात की थी। एंटीसिपेटरी बेल मेरा YouTube पर देख सकते हैं आप। उसी के कंटेक्स्ट में तो दोस्तों आज फिर जमानत की बात करते हैं हम। तो मेरे पिछले वीडियो में जिसमें हमने सेक्शन 438 CRPC के अंतर्गत एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत के बारे में आपके साथ में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, मैं फिर वहीं आ जाता हूं कि एनी पर्सन who has committed the offense and that offense is criminal and cognizable। क्रिमिनल समझते हैं आप, फौजदारी को कहते हैं। कॉग्निजेबल कहते हैं संज्ञेय अपराध जो कि पुलिस के जानने योग्य होते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस भी दो कैटेगरी में आता है। एक आता है बेलेबल और दूसरा आता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में गिरफ्तारी जहां जरूरी होती है उसमें या तो पुलिस अपराधी को अरेस्टेड दिखाती है, या अगर अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है तो ऐसे केसेस में 438 CRPC comes into the picture, and in that case of course we are moving the bail anticipatory bail application before the session court or before the honorable high court of the state। मैंने यह भी जिक्र किया था कि किसी स्टेट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं है, उस केस में अपराधी को सरेंडर करना पड़ता है। तो दोस्तों, उन एक्यूजेशंस पे जिनको कि आप समझते हैं कि इन एक्यूजेशंस के चलते मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और मैंने अपराध स्वीकार कर लिया है अपने मन से और मैं गिरफ्त से बाहर हूँ, यानी कि उसको कहते हैं हु हैज़ रीज़न टू बिलीव कि मैं कस्टडी में आ सकता हूँ, तो वो एंटीसिपेटरी बेल उसका आधार हो जाता है। इसके अलावा 439 CRPC में भी कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट आर हैविंग द स्पेशल पावर्स फॉर ग्रांटिंग द रिलीफ एंड टू इम्पोज द कंडीशंस ऑन द एक्यूज पर्सन। अब दोस्तों, अगर ऑफेंस बेलेबल होता है तो अगर हम अप्रोच वाले हैं तो थाने वाले भी हमारी बेल कर देते हैं और कहते हैं कि भाई ये अमुक व्यक्ति जो है वो रिस्पेक्टेबल फैमिली से आता है और वो उसका बेल बॉन्ड स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं करते तो 24 आवर्स के अंदर उस अपराधी को कोर्ट के समक्ष पुलिस को लाना होता है। एक ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है और इसका हम सभी को ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी थाने में कोताही बरती जाती है, अपराधी को गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है और 24 घंटे एक्सपायर होने के बाद भी उसको कभी कभी प्रोड्यूस नहीं किया जाता। एक और कंडीशन आती है जबकि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हो जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट के सम्मुख लाया जाता है, तो भी कोर्ट ये देखती है कि यह अपराध जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो नहीं है या अपराधी ने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है। तो ऐसे केसेस को कंसीडर करते हुए 437 CRPC यानी कि 437 CRPC में कोर्ट हमको रिलीफ दे सकती है और बेल ग्रांट हो जाती है। पर दोस्तों, सभी केसेस में एक्यूज पर्सन यानी कि अपराधी की आइडेंटिटी डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी डिस्प्यूटेड हो जाती है तो उस आइडेंटिटी को सबसे पहले कोर्ट का और थाने का यही मकसद होता है कि इस पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कोई शर्तें कोर्ट लगाता है, कोई टर्म्स इम्पोज करता है, तो उस अपराधी को कहाँ पकड़ेंगे, कहाँ उसको नोटिस सर्व होगा, वगैरह वगैरह। इसलिए आईओ की यह कर्तव्य बन जाता है कि सर्वप्रथम उस डिस्प्यूटेड एड्रेस को, डिस्प्यूटेड पर्सन को वो वेरीफाई करे कि अमुक अपराधी फलानी जगह का रेजिडेंट है और इतने अरसे से वहाँ रह रहा है।
अगर अपराधी सस्पेक्ट भी है किसी ऑफेंस का, या उसने अपराध को बढ़ावा दिया है, या कोई षड्यंत्र किया है, या कोई अटेम्प्ट किया है ऑफेंस का, तब भी कोर्ट को ये देखना होता है। और कोर्ट जो है इन कंडीशंस में, इन परिस्थितियों में कोर्ट जो है ऐसी शर्तें इम्पोज कर देती है, जैसे कि अगर बेल ग्रांट हो गई, अगर बेल मिल जाती है, तो वो आदमी, अमुक व्यक्ति, अपराधी जो है, वो सिमिलर ऑफेंस नहीं कमिट करेगा, वो अपना एड्रेस छोड़ करके नहीं जाएगा, वो किसी भी सरकारी अधिकारी, पुलिस ऑफिसर को, कोर्ट के स्टाफ को किसी भी तरीके से इंड्यूस नहीं करेगा, उसको थ्रेट नहीं देगा, किसी तरह का प्रॉमिस नहीं करेगा, या अनड्यू एडवांटेज अपना उस अपराध को लिक्विडेट करने का नहीं उठाएगा। और ये सभी कंडीशंस कोर्ट को सोचनी पड़ती हैं। लेकिन जब कभी भी हम बेल एप्लीकेशन किसी भी न्यायालय में मूव करते हैं, तो दोस्तों उन एप्लीकेशंस के सबसे सर्वप्रथम जो उसमें हमें प्रविष्टियां भरनी होती हैं, उन प्रविष्टियों में सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्राइम ब्रांच को तो नहीं सौंपा गया है ये केस, और एप्लीकेशन हम जो डाल रहे हैं कोर्ट में वो हमारी किस धारा के अंतर्गत है, यानी कि वो मजिस्ट्रेट के सामने है, या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने है, या ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने है, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो हमें उसका धारा भी मेंशन करना होता है। इसके अलावा सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आता है वो प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का उसका नंबर, FIR की डेट, और वो FIR किस ऑफेंस का हवाला देती है, किस कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि पुलिस द्वारा संज्ञेय हैं, पुलिस ने जिनकी संज्ञा लेते हुए उस केस को दर्ज किया है, और किस डेट को अरेस्ट किया है। डेट ऑफ अरेस्ट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। सबसे पहले कोर्ट हमसे ये भी पूछती है कि कितने दिनों से अपराधी अंदर है, या कितने दिनों से पुलिस ने कस्टडी में लिया था, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमको कोर्ट, अगर मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट का नाम मेंशन करना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो हम प्रेजेंट बेल मूव कर रहे हैं, उससे पहले तो कोई हमने बेल नहीं ली है किसी कोर्ट से। अगर हम किसी भी अन्य बेल पर चल रहे हैं, या हम किसी अन्य FIR में, अन्य मुकदमे में दर्ज हैं, तो हम उन सब का हवाला देंगे उस बेल एप्लीकेशन के अंदर कि इससे पहले ये हिस्ट्री है इस एक्यूज पर्सन्स अपराधी की कि वो फलानी FIR के तहत बेल पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। उन सभी पर्टिकुलर्स का हमको हवाला देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्टर मेंशन करते हैं हम कि जो हम बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं न्यायालय के सम्मुख, उस बेल एप्लीकेशन के चलते या मूव करते समय कोई अन्य एप्लीकेशन हमने इस कोर्ट में या किसी दूसरी कोर्ट में, या समझ लीजिए इंक्लूडिंग द कोर्ट अप टू सुप्रीम कोर्ट, वी हैव नॉट मूव्ड एनी एप्लीकेशन, और ये हमारी एक सिंगल एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारी कोई भी एप्लीकेशन ना किसी कोर्ट ने देखी, ना सुनी, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ। हाँ, अगर आपकी कोई भी बेल एप्लीकेशन, मान लिया कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जो है आपकी डिसमिस करती है, डिसमिस करेगी, तो दोस्तों ज़रूर ऑर्डर ज़रूर लिखा जाएगा उसका। उस ऑर्डर को अगर हम चैलेंज करेंगे तो सेशन कोर्ट में जाएंगे प्रेफरेबली। अगर सेशन कोर्ट की हम रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लेते हैं और ऑप्ट करते हुए सीधे हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो हाई कोर्ट भी हमसे यही पूछेगा कि हमारी पिछली बेल एप्लीकेशन का हश्र क्या हुआ। अगर उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्शन भी किया है तो उस रिजेक्शन के कंटेंट क्या हैं, यानी कि वो रिजेक्शन किस ग्राउंड पे हुआ है, तो उसी ग्राउंड को देखते हुए ही हाई कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन, अपना डिस्क्रिशन जो है एक्सरसाइज करेगी। वरना आपको फिर डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जो आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है उसकी ऑर्डर कॉपी कहाँ है। इसी तरह सेशन कोर्ट से अगर आपकी कोई डिसमिस हुई है तो उन दोनों कोर्ट्स की कॉपी, यानी कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की कॉपी भी और सेशन कोर्ट की कॉपी भी आपको दोनों हाई कोर्ट में लगानी होंगी, और रेडी रेकनर यानी कि प्रमाण सहित आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा ताकि आपको कोई फर्दर डिले कॉज ना हो।
तो इन्हीं सभी परिस्थितियों में हम बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एक और पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों कि थाना मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि अमुक अमुक केस फलाने फलाने थाने के अंतर्गत आता है और माननीय न्यायालय को इसको ट्राई करने का, डिस्पोज ऑफ करने का पूरा अधिकार है। तो इन्हीं के चलते दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर समय मिला तो फिर मिलेंगे दोस्तों। कोई किसी तरह का क्लैरिफिकेशन या कोई किसी तरह का इस तरह का बिंदु रह गया हो जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मेरा संपर्क है 9810016350। फ़ोन नंबर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ 9810016350। थैंक यू।